हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड ऑनलाइन लेक्चर है एडवांस नेटवर्क्स का। प्रीवियसली हमने ओएसआई मॉडल स्टार्ट किया था और उसमें हमने फिजिकल लेयर को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम डेटा लिंक लेयर पे आएंगे और उसके जो मेन टॉपिक हैं प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन डेटा लिंक लेयर उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। डेटा लिंक लेयर के बारे में हमने काफ़ी बार डिटेल में पढ़ा भी है। इससे प्रीवियस क्लास में भी कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी इसको हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे शॉर्टली उसकी जो मेन फंक्शन है उसको मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। जो वर्क है इसका डेटा लिंक लेयर का वो क्या है। डेटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंट टू पॉइंट फ्लो एंड एरर कंट्रोल मैकेनिज्म। इसका जो मेन मकसद है डेटा लिंक लेयर का वो ये है कि अपर लेयर से जो उसके पास बिट्स आती हैं, जो डेटा आता है, उसको वो एफिशिएंटली फ्रेम करके फिजिकल लेयर पे सेंड कर देता है। और उसमें वो मेन उसका जो काम है वो यही है कि उसमें जो डेटा है उसमें एरर को चेक करना और उसकी जो फ्लो है उसको सेट करना, यानी फ्लो को कंट्रोल करना कि कितनी स्पीड में डेटा जाएगा फिजिकल लेयर पे। तो उस चीज़ को भी वो ये देखता है। इसका जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है कि पॉइंट टू पॉइंट एक मशीन से दूसरी मशीन, उससे आगे अगर और मशीन है तो उसके बाद वो उस तक ये डेटा जो जिससे सेंड हो रहा है और जो रिसीव कर रहा है उन दोनों के दरमियान में ये हमेशा फ्लो कंट्रोल और उसके बाद एरर कंट्रोल का काम करता है, यानी डेटा मशीन टू मशीन एफिशिएंटली पहुंचे फिजिकल लेयर को यूज़ करते हुए। तो ये डेटा लिंक लेयर का मेन फंक्शन। अब आज हम उसके प्रोटोकॉल, जो मेन एडवांस प्रोटोकॉल्स हैं डेटा लिंक लेयर के, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ प्रोटोकॉल, उसको मैंने यहाँ पे एक दफ़ा फिर डिफाइन किया है। प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं जो कि गवर्न करते हैं कम्युनिकेशन को। ठीक है जी। दो मशीन्स के दरमियान में कम्युनिकेशंस को फैसिलिटेट करते हैं, उनको फैसिलिटी देते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। A data link protocol is a set of rules used to implement the data link layer services. Below are the data link protocol. Data link protocols ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि डेटा लिंक लेयर पे जितनी भी सर्विसेज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में मदद देती है, उन सर्विसेज को यूजेबल बनाने में मदद देते हैं। ये प्रोटोकॉल, ये सेट ऑफ रूल्स वो कौन से हैं, ये नीचे हमें दिख रहे हैं। इनको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट टाइप्स में। तो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल की जो मेन दो टाइप्स हैं वो है एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल और साइक्रोनस प्रोटोकॉल। एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल के फिर फर्दर कैटेगरीज हैं, उसमें एक्स मोडेम प्रोटोकॉल, वाई मोडेम प्रोटोकॉल, जेड मोडेम प्रोटोकॉल, ब्लास्ट प्रोटोकॉल और करमिट। ठीक है। इसी तरह साइक्रोनस को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, करेक्टर ओरिएंटेड साइक्रोनस प्रोटोकॉल और बिट ओरिएंटेड साइक्रोनस प्रोटोकॉल। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिंक्रोनस से और उसके जितने भी टाइप्स हैं उसको आज डिस्कस करते हैं और देन फिर मूव करेंगे हम सेकंड की तरफ। Asynchronous protocol. Asynchronous protocol are the protocol that treat each character in a bit stream independently. ठीक है जी। ये आपके पास एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो, जैसा कि इसका नाम से जाहिर है, इसमें साइक्रोनाइजेशन नहीं होती। जैसे हमने बिट साइक्रोनाइजेशन पढ़ी थी फिजिकल लेयर में कि बिट्स को साइक्रोनाइज रखते हैं, एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स होती हैं वो साइक्रोनाइज होती हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हर स्ट्रीम ऑफ बिट्स में करेक्टर को, 8 बिट करेक्टर को इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जाता है। यानी अगर आपके पास एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स आई हैं तो उसमें 8 बिट्स के करेक्टर फाइंड आउट करेगा और इसको अलग-अलग उसको ट्रीट करेगा। ठीक है जी। तो ये सिंक्रोनाइज नहीं होती। ठीक है। ये सिंक्रोनाइजेशन इसमें नहीं है, ये एसिंक्रोनस है। प्रोटोकॉल्स, ये प्रोटोकॉल हर करेक्टर को बिट स्ट्रीम में इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली ट्रीट करता है। दीज आर सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव प्रोटोकॉल। ये सिंपल भी हैं और इनएक्सपेंसिव प्रोटोकॉल हैं।
Nowadays these protocols are implemented mainly in modems, और ये mainly modems जो हमारे systems में लगे हुए हैं, हमारे लैपटॉप्स में मोडेम लगे हुए हैं, हमारे या कार्ड लगे हुए हैं, या हमारे जो बाकी सिस्टम्स थे उसमें मोडेम हैं, उनमें ये यूज़ हो रहे हैं आजकल। ठीक है जी। सम ऑफ फीचर आर शोन बिलो। एसिंक्रोनस मोडेम के जो मेन टाइप्स हैं वो ये हैं: एक्स मोडेम, वाई मोडेम, जेड मोडेम, ब्लास्ट और करमिट। तो वन बाय वन इनको देखते हैं। इनकी जो मेन फंक्शनलिटी वो आपको समझ आ गई होगी कि ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं, बिट स्ट्रीम को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं, उसमें ईच कैरेक्टर को इंडिपेंडेंटली अलग-अलग उसे ट्रीट करता है, एक साथ उन्हें ट्रीट नहीं करता। जैसे अगर बहुत सारे बिट्स आए हैं, फॉर एग्जांपल 16 बिट्स आए हैं, तो वो 16 बिट्स को एक तरह से ट्रीट नहीं करेगा, उसके 8 के बिट्स बना लेगा। करेक्टर एक करेक्टर जो हमारा होता है वो 8 बिट से बनता है। ठीक है, तो वो 8 बिट्स उसको समझ ले बना लेगा उसके। तो ये इंडिविजुअली उसको फिर ट्रीट करता है, उसकी सेटिंग करता है। तो फर्स्ट आज अभी हम देखते हैं एक्स मोडेम प्रोटोकॉल। इसको डेवलप किया गया है 1979 में। किसने किया? वर्ड क्रिश्चियन सेन ने। ठीक है, वर्ड क्रिश्चियन सेन ने डिज़ाइन किया अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर टेलीफोन लाइन कम्युनिकेशन बिटवीन पीसीज नोन एज एक्स मोडेम। यानी दो पीसीज के दरमियान में हम टेलीफोन लाइंस के ज़रिए कम्युनिकेशन करते थे, तो उसमें हम इस मोडेम को यूज़ करते। किस चीज़ के लिए? फाइल ट्रांसफ़र के लिए। हमारे पास दो पीसीज, बिटवीन पीसीज जितने भी दो या दो से ज़्यादा पीसीज हैं, उनको हम टेलीफोन लाइंस के ज़रिए कम्युनिकेट, उनको कनेक्ट करके, और देन उसकी जो हम फाइल ट्रांसफ़र करते थे, किसी भी तरह की फाइल, ऑडियो वीडियो जो भी थी, उसमें हम एक्स मोडेम को यूज़ करते थे। सेट ऑफ रूल्स ये यूज़ करते थे। ठीक है जी, इसको हम एक्स मोडेम कहते हैं और ये डेटा लिंक लेयर पे यूज़ होता है। इट इज़ हाफ डुप्लेक्स स्टॉप एंड वेट ARQ। ठीक है, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल भी इसे कहा जाता है। ये हाफ डुप्लेक्स, यानी हाफ डुप्लेक्स का आपको पता है जो मोड, जो टेक्निक इसमें यूज़ होती थी वो हाफ डुप्लेक्स की थी। यानी एट द सेम टाइम सिर्फ एक बंदा बात कर सकता है, दूसरा उसको सुनेगा, फिर दूसरा बात करेगा, पहला उसको सुनेगा। तो इसलिए स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट इसको कहा जाता था। क्या मतलब है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का? यहाँ पे वो एक्सप्लेन किया गया है। In this protocol, transmission begins when the sending of a negative acknowledgement from the receiver to the sender. ठीक है जी, एक बात, each time the sender sends a frame, it must wait for an acknowledgement before the next frame can be sent. तो ये stop and wait का मतलब ये है कि जब भी सेंडर कोई भी फ्रेम, सबसे पहले तो जब हम ट्रांसमिशन स्टार्ट करते थे इसमें, तो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, NAK का मतलब है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, AK से एक्नॉलेजमेंट, नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट यानी एरर मैसेज या प्रीवियसली जो पैकेट आ रहे थे उसके जवाब में नहीं का मैसेज। ठीक है, तो ये पहले, सबसे पहले जब सेंडर उसको कम्युनिकेट करता था तो उससे पहले पूछता था कि आप किसी और के साथ कम्युनिकेट तो नहीं कर रहे, तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मैसेज भेज देता कि नहीं, मैं इस टाइम फारिग हूँ। जब वो ये मैसेज भेजता था तो उसके बाद सेंडर पर इसको मैसेज सेंड करना स्टार्ट करता था। ठीक है, सबसे पहले इस प्रोटोकॉल में क्या होती थी, ट्रांसमिशन तभी बिगिन होती थी जब सेंडिंग ऑफ नेक फ्रॉम रिसीवर की तरफ से सेंडर को नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मैसेज मिलता था कि जी मैं इस वक्त किसी और के साथ अटैच नहीं हूँ, मैं किसी और के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा। ठीक है, तो नहीं है इसमें, एन से नहीं। ठीक है, तो वो नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजता था, तब हमारी उसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती थी। ये बिल्ट इन मशीन्स आपस में करते थे। ठीक है जी, उसके बाद ईच टाइम जब भी सेंडर उसको मैसेज भेजता था तो उसके बाद वो एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी रिपोर्ट का वेट करता था रिसीवर की तरफ से। जब वो मिल जाती थी कि आपका पैकेट, आपका मैसेज एफिशिएंटली मिल गया है, तब वो दूसरा पैकेट भेजता था। तो ईच टाइम सेंडर सेंड्स अ फ्रेम, जब भी वो फ्रेम सेंड करता था सेंडर, इट मस्ट वेट, तब वो वेट करता था
फॉर एन एक्नॉलेजमेंट, यानी करेक्टली वो पहुंच गया है आपका पैकेट, बिफोर द नेक्स्ट फ्रेम कैन बी सेंड, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट फ्रेम सेंड करता था। तो ये इसका जो फंक्शन है, प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक है, वो ये थी। इफ द सेंडर रिसीव अ कैंसल सिग्नल कैन इट अबाउट द ट्रांसमिशन। तो ये 3 सिग्नल भेजे जाते थे रिसीवर की तरफ से, एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल, नेक का सिग्नल और कैन का सिग्नल कैंसिल के लिए, तब वो ट्रांसमिशन खत्म हो जाती थी। द फ्रेम विद इट्स फील्ड इज शोन बिलो। जो फील्ड है, जो फ्रेम है, उसकी कुछ शक्ल यूं है, उसके जो फील्ड्स हैं उसमें उसकी शक्ल कुछ यूं होती थी, जो आपका फ्रेम है, पूरा का पूरा फ्रेम, ठीक है। ये 4 और ये 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये समझे एक पूरा हमारा फ्रेम था। तो इस फ्रेम में जो फील्ड हैं वो कुछ ये थे। SOH का फ्रेम स्टार्ट में लगा होता था, उसके बाद 2 फ्रेम जो थे वो हेडर पार्ट के दिए होते थे, और उसके दरमियान में जो जितने भी फ्रेम है, फॉर एग्जाम्पल ये 4 फ्रेम है, ये आपके डेटा के पार्ट के लिए थे, और उसके बाद जो आखिरी फ्रेम होता था वो CRC के लिए होता था। तो ये क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। SOH स्टार्ट ऑफ हेडर 1 बाइट 8 बिट का, ठीक है, 8 बिट का स्टार्ट ऑफ हेडर यहाँ पे लिखा जाता था। उसकी वैल्यू होती थी कि आपका जो पैकेट है उसका स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, उसका सिरा ये है, उसका सिरा पीछे से नहीं है, उसका सिरा ये है, यहाँ से आपने पकड़ना है, यहाँ से डेटा इंटर होगा। तो स्टार्ट आ रहा है, जैसे फ्रंट में गार्ड जा रहे होते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब दरमियान में है, तो फ्रंट पे गार्ड आ रहे हैं, तो ये उसका स्टार्ट ऑफ हेडर है। हेडर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी वैल्यू होती थी, खुद अपनी एक वैल्यू होती थी, कोई कोड होता था, ठीक है जी। तो स्टार्ट ऑफ हेडर हमारा 8 बिट, उसमें 8 बिट होते थे। फिर उसके बाद हमारे पास 16 बिट का हेडर है, यानी ये भी और ये भी। और उसकी जो आपसे कहा गया है कि हम ट्रांसमिशन जब करते थे तो उसका स्टार्ट और एंड पार्ट हम चेक करते थे। तो हर फ्रेम में, फील्ड में, ये एक फील्ड है, ये भी एक फील्ड है, उसका स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और एंड, ठीक है जी। तो ये चेक किया जाता था। अच्छा जी, तो ये डेटा पार्ट हो गया 128 बाइट्स का, 16 बिट्स का, ठीक है, यानी 2 बाइट्स हैं, ठीक है, 16 बिट्स हैं, 2 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, 128 बाइट, और फिर उसके बाद CRC हमारे पास, ठीक है। ये भी हमारे पास समझने के 1 बाइट का था, यानी 8 बिट। डेटा की जो साइज थी, डेटा यूनिट, जो जहाँ पे डेटा है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पार्ट, इसकी साइज इसमें एक्स मॉडेम में 128 बाइट की है। आप उसमें 128 बाइट का डेटा सेव कर सकते थे, भेज सकते थे, और एक ही कैंसल मैसेज सेंड किया जाता था रिसीवर की तरफ से इसमें, एक्स मॉडेम की टेक्नोलॉजी में। और CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ये साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एरर चेकिंग की मैकेनिज्म है जो कि यूज़ की जाती थी। ये 8 बिट इसके होते थे, इज़ यूज फॉर एरर चेकिंग, कि आपके मैसेज में, आपके फ्रेम में कोई एरर तो नहीं है। तो ये इसको चेक करने के लिए लास्ट में वैल्यू डाली जाती थी। ये वैल्यू अगर आगे चेंज हो गई होती सेंडिंग पोजीशन पे, तो वो इसको कंपेयर किया जाता, और वो उससे पता चल जाता कि हमारे उसमें एरर है या नहीं, फ्रेम में या मैसेज में। तो ये एक्स मॉडेम और उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट अब हमारे पास वाई मॉडेम। वाई मॉडेम इज ए प्रोटोकॉल सिमिलर टू एक्स मॉडेम। ये भी एक्स मॉडेम की तरह का ही है प्रोटोकॉल, विद द फॉलोइंग मेजर डिफरेंस। कुछ डिफरेंस इसमें है, बाकी वो सेम है, इसके अलावा जितने भी है वो सिमिलर है। इसकी जो डेटा यूनिट पार्ट है उसकी जो साइज है 1024 है, जबकि यहाँ जो साइज थी 128 बाइट थी, ठीक है। यहाँ पे 124 बाइट है। एक डिफरेंस, 2 कैन आर सेंट टू अबॉर्ट अ ट्रांसमिशन। 2 कैंसल सिग्नल सेंड किए जाते थे वाई मॉडेम में ट्रांसमिशन कैंसिल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सिंगल है, 1 कैन सिग्नल भेजा जाता था वाई मॉडेम, एक्स मॉडेम में। CRC की जो साइज है बिट, वहाँ पे 8 थे, यहाँ पे 16 इज यूज फॉर एरर चेकिंग। 16 बिट्स
यूज़ किए जाते थे इस फील्ड में, और यहाँ पे 8 हैं वाई एक्स मोडेम में, वाई मोडेम में वो 16 थे। मल्टीपल फाइल्स कैन बी सेंड सिमल्टेनियसली। वाई मोडेम जो था वो मल्टीपल फाइल्स को सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम सेंड करने की खासियत रखता था, जबकि एक्स मोडेम वन मैसेज, आपका वन फाइल एट द सेम टाइम वो सेंड करता था। ठीक है जी, मल्टीपल फाइल सेंड नहीं कर सकता था, वन फाइल सिक्वेंशली डेटा जा रहा होता था। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल फाइल सेंड करने की अपॉर्चुनिटी थी। तो ये हमारा वाई मोडेम था। उसके बाद आ जाता है जेड मोडेम एंड ब्लास्ट। जेड मोडेम क्या है? जेड मोडेम इज ए न्यूअर प्रोटोकॉल कंबाइनिंग फीचर ऑफ बोथ एक्स मोडेम एंड वाई मोडेम। जितने भी हमने ये देखे इनकी फीचर, इसमें ये तमाम प्लस ये तमाम आपके जेड मोडेम में आ जाते हैं। तो आप जस्ट इसका यही लिख दें तो तब भी ठीक है, या ये पॉइंट सारे और ये पॉइंट सारे इसमें लिख दें तब भी ये आपका आपकी इसमें डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन, ब्लास्ट क्या है? ब्लास्ट स्टैंड्स फॉर ब्लॉक्ड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। ठीक है, ब्लॉक्ड, BL से ब्लॉक्ड, और AS से एसिंक्रोनस, और T से ट्रांसमिशन। ब्लॉक्ड एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज मोर पावरफुल देन एक्स मोडेम। अगर एक्स मोडेम से इसकी कंपैरिजन की जाए तो ये उससे बहुत पावरफुल था। और इसमें एक और ख़ासियत क्या थी? इट इज़ फुल डुप्लेक्स with sliding windows flow control. It allows the transfer of data and binary file. ठीक है जी, ट्रांसफर ऑफ डेटा, किसी किस्म का डेटा भी वो इजीली ट्रांसफर कर सकता था, प्लस बाइनरी फाइल्स भी। बाइनरी फाइल्स क्या है आपको पता है? बाइनरी फॉर्मेट में जो फाइल्स होती हैं, जो मशीन रीडेबल में होती हैं, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होती, तो वो डायरेक्ट उनको भी सेंड करता था। ठीक है, दूसरा डेटा भी सेंड करता था, जैसे पिक्चर हो गया, टेक्स्ट हो गया, जितना भी डेटा है वो तो ट्रांसफ़र करता था, लेकिन साथ साथ वो बाइनरी फाइल, बाइनरी फॉर्मेट में जो फाइल स्टोर होती हैं उन्हें भी वो सेंड करने की ताकत रखता है ब्लास्ट। इसके साथ साथ ये फुल डुप्लेक्स है, यानी एट द सेम टाइम दोनों मशीन आपस में कनेक्टिविटी कर सकते थे विद स्लाइडिंग विंडो कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, सॉरी। ठीक है, स्लाइडिंग विंडोज का मतलब है कि इसमें स्पेसिफिक डेटा रेट वो फिक्स कर दिया जाता था कि अगला मशीन जो है वो इस स्पीड से डेटा रिसीव कर सकता है। तो पहले से एक विंडो बना ली जाती थी, जैसे हमारे घरों में विंडोज होती है, उनकी साइज होती है। स्लाइडिंग विंडो का मतलब भी यही है। ठीक है, कि आप अपने रूम में एक विंडोज लगाते हैं कि उसकी मैंने साइज कितनी रखनी है, ताकि उससे आप अगर कोई चीज़ पास करते हैं आगे, उससे आप दूसरी तरफ निकलते भी हैं, तो उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू आपके एक इंसान की जो पोजीशन है, इंसान की बॉडी है, उसके मुताबिक आप एक खिड़की, एक विंडो अपने रूम में लगाएंगे, ताकि या उससे अलावा अगर आप कोई और चीज़ पास करना चाहते हैं तो उसके साइज़ के मुताबिक आप उसको एडजस्ट करेंगे। तो स्लाइडिंग विंडो यही है कि आप फिजिकल लेयर पे जब डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे अगर स्लाइडिंग विंडोज़ के कॉन्सेप्ट है, वहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, तो वो बहुत बेहतरीन होती है। आप एक स्पेसिफिक आगे फ्रेम रख देते हैं कि डेटा इस फ्लो से आगे ट्रांसफ़र हो, एक स्पीड लिमिट लगा देते हैं। तो ये चीज़ भी ब्लास्ट में थी, फुल डुप्लेक्स भी था, स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल भी था, डेटा को कंट्रोल कर सकते थे आप। उसके सामने जो है आप ये टूल रख देते थे, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज़ करते थे। उसके अलावा आप डेटा भी डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर सकते थे, और उसके साथ साथ बाइनरी फाइल्स को भी ट्रांसफ़र कर सकते थे। नेक्स्ट जो लास्ट है इसमें वो है केरमेट। केरमेट क्या है? केरमेट डिज़ाइन एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। केरमेट को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डिज़ाइन किया गया था और इज़ करंटली द मोस्ट वाइडली यूज्ड एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल। और करंटली यानी फिलहाल ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल है। दिस फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज सिमिलर इन ऑपरेशन टू एक्स मोडेम। ठीक है, ये बाकी सारा एक्स मोडेम की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। एक्स मोडेम के साथ इसलिए इनकी कंपैरिजन की जा रही है कि एक्स मोडेम फर्स्ट मोडेम था, फर्स्ट मोडेम के बाद ये मोडेम आ रहे हैं, तो फर्स्ट के साथ ये कंपेयर हो रहे हैं कि उसमें क्या था और इसमें क्या है। कुछ उसकी खासियत उठाई है और कुछ इसमें एक नई चीज़ें डाली हैं। तो एक्स मोडेम की तरह ये सिमिलर ऑपरेशन परफॉर्म करता था। मतलब कौन सा ऑपरेशन? वो था कि सेंडर वेटिंग फॉर अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट बिफोर इट स्टार्ट ट्रांसमिशन। ठीक है,
ये जो आपका सेंडर है वो वेट कर रहा होता था रिसीवर का कि वो जब कहेगा कि मैं फ्री हो गया हूँ, कोई और मेरे साथ कनेक्ट नहीं है, तब वो ट्रांसमिशन स्टार्ट करता था। तो ये तो सेम वही एक्स मॉडेम की करेक्टरिस्टिक थी। प्लस सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ डिफरेंट पैकेट साइजेस, इसमें डिफरेंट पैकेट साइजेस थे, जबकि एक्स मॉडेम में 128 बाइट्स का डेटा पैकेट आप भेज सकते थे। यहाँ पे जो डेटा पैकेट्स हैं, बाइट हैं, वो डिफरेंट है, एंड एरर डिटेक्शन मेथड्स भी इसमें डिफरेंट यूज़ किए जा सकते थे। वहाँ सीआरसी यूज़ किया जाता, यहाँ पे इसमें डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। टिपिकली 1000 बाइट पर पैकेट साइज यहाँ पे है, ठीक है, और इससे आप कर सकते हैं साइज डिफरेंट रख सकते हैं विद सी आर सी 24 बिट्स, जबकि वहाँ पे आपको पता है कि 8 बिट्स था, फिर वाई मॉडेम में वो 16 बिट हुआ, यहाँ पे 24 बिट्स हो गया। तो डिफरेंट साइजेस हैं। टिपिकली 1000 बाइट रखा जाता है उसमें, और स्टार्टिंग पर पैकेट तो यानी आप उसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, और सी आर सी 24 बिट्स। इसके साथ साथ एक और खासियत इसमें डाली गई, इट इज़ टर्मिनल इमल्शन प्रोग्राम, ठीक है, एज वेल एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी है और टर्मिनल इमल्शन प्रोग्राम भी है। यानी कि क्या मतलब, टर्मिनल इमल्शन प्रोग्राम एक एक्स्ट्रा इसमें फीचर है कि ये अगर इसको कोई चीज़ भेज रहा है या ये इसके साथ कनेक्टेड है, तो इस टर्मिनल या सर्वर के सिस्टम में ये उसके रिसोर्सेज को भी एक्सेस कर सकता है, उसके एप्लीकेशंस को भी एक्सेस कर सकता है, और फाइल भी उसमें ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते थे, और इसके इस मशीन के रिसोर्सेज, इसके एप्लीकेशन को भी आप यूज़ कर सकते थे आप थ्रू केरमेट, ठीक है। तो इसको कहते हैं टर्मिनल इमल्शन प्रोग्राम, ठीक है, यानी टर्मिनल के कोई भी एप्लीकेशन, उसका जो रिसोर्सेज हैं, उसके हार्ड डिस्क हैं, उसके रैम को, उसके प्रोसेसर को, उसकी मेमोरी को आप एक्सेस कर सकते थे, ठीक है, जैसे हम सर्वर में करते हैं अक्सर, और उसके साथ साथ आप फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते थे, ठीक है जी। तो ये इसके कुछ फीचर्स थे, कुछ बेनिफिट्स थे एज़ कम्पेयर टू एक्स मॉडेम, और ये हमारा कंप्लीट जो एसिंक्रोनस का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया कि एसिंक्रोनस में क्या क्या चीज़ें थी। एसिंक्रोनस में हमने देखा कि ये हमारे एक्स मॉडेम, वाई मॉडेम, जेड मॉडेम, ब्लास्ट और केरमेट, ठीक है जी। एसिंक्रोनस के बारे में वही कि क्या चीज़ है, ये आपके पास जो बिट स्ट्रीम है उसमें हर करेक्टर को इंडिविजुअली ट्रीट करता है। जो एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स हैं जितने भी हैं, वो बिट स्ट्रीम में करेक्टर को इंडिविजुअली ट्रीट करते हैं। अब करेक्टर 8 बिट का होता है, ठीक है, यानी 1 बाइट। नेक्स्ट अब हमारे पास है साइक्रोनस प्रोटोकॉल में, ये साइक्रोनस प्रोटोकॉल, और साइक्रोनस प्रोटोकॉल में हम दो पार्ट्स हैं हमारे, करेक्टर ओरिएंटेड और बिट ओरिएंटेड। तो यहाँ पे एक शार्टली लिखा भी हुआ है, सेम वही चीज़। एसिंक्रोनस जो होते हैं वो ट्रीट करते हैं ईच करेक्टर इन ए बिट स्ट्रीम इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ईच करेक्टर, हर करेक्टर को बिट स्ट्रीम में उसको निकाल के, उसको चंक्स बना के, उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करते हैं। इंडिपेंडेंटली का मीन्स अकेला, ठीक है, अकेला ट्रीट करते हैं, उसको अकेला समझते हैं और फिर उसको आगे सेंड करते हैं। जबकि साइक्रोनस में क्या है, टेक होल बिट स्ट्रीम, कंप्लीट बिट स्ट्रीम को वो लेके, यानी जितने भी बिट्स आए हुए हैं उनको उठा के उनके चॉप कर देते हैं, उनको छोटे छोटे चॉपिंग कर दी जाती है इनटू करेक्टर ऑफ इक्वल साइज, ठीक है। जबकि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली हर एक की अपनी वर्थ है, इंडिपेंडेंट है हर करेक्टर। यहाँ पे हर तमाम बिट्स को लेके उनको चॉप करके इक्वल साइज करेक्टर में डिवाइड कर दिया जाता है। Synchronous data link protocol. Synchronous data link protocol typically deals with blocks of data, ठीक है, जो चॉपिंग की गई है, ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्लॉक्स बना के उस डेटा के उसके साथ डीलिंग की जाती है, नॉट इंडिविजुअल करेक्टर। जबकि एसिंक्रोनस में इंडिविजुअल करेक्टर के साथ डीलिंग की जाती थी। यहाँ पे ब्लॉक्स ऑफ डेटा होता है, क्योंकि साइक्रोनाइज्ड होता है, साइक्रोनाइज में सारा जा रहा होता है, तो उसके ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं।
The two types are character oriented protocol and bit oriented protocol. ठीक है जी, दो हमारे पास जो टाइप्स हैं वो करेक्टर ओरिएंटेड है और बिट ओरिएंटेड है। तो करेक्टर ओरिएंटेड को देखते हैं, उसके बाद फिर बिट ओरिएंटेड पे जाएंगे। A character oriented protocol use a special character, ठीक है, to indicate the beginning and end of messages। करेक्टर ओरिएंटेड में करेक्टर से हम इंडिकेट करते हैं बिगिनिंग को और एंड ऑफ मैसेज को, ठीक है। द बेस्ट नोन करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इज बाइनरी साइक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जो इसकी एग्जांपल है करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में वो है बाइनरी साइक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ये यूज़ किया जाता है। इन करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल डेटा टू बी कैरिड, ठीक है, आर 8 बिट करेक्टर फ्रॉम अ कोडिंग सिस्टम सच एज आस्की। जैसे आस्की में आपको पता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, यानी हर नंबर के ऑनवर्ड बाइनरी कोड होता है, 8 बिट कोड होता है। हर नंबर, हर करेक्टर, हर स्पेशल करेक्टर, हर अल्फ़ाबेट्स के ऑनवर्ड इसमें आपके पास बाइनरी कोड होता है। तो इस तरह 8 बिट कोड होते हैं। 8 बिट कोड यहाँ पे आपके पास वेरिएबल नंबर ऑफ करेक्टर्स होते हैं, ठीक है। वेरिएबल नंबर, वेरिएबल मीन्स डायनामिक चेंजेबल नंबर, चेंजेबल साइजेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा पड़ा है वो आपका क्या होगा, 8 बिट करेक्टर होते हैं, ठीक है। वो जैसे आस्की के होते हैं, करेक्टर यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ बिट्स, ठीक है। डिफरेंट करेक्टर्स कोडिंग स्कीम यूज की जाती है इसमें और इस जगहों में, तो वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। क्या है character oriented? A character oriented protocol use a special character to indicate the beginning and end of message। ये जो beginning है और जो end है, फ्लैग आपको येलो में नजर आ रहा है, ये beginning है और ये end है, उसके दरमियान में मैसेज है सारा, उसका हेडर पार्ट, डेटा पार्ट और ट्रेलर, एरर चेकिंग, ठीक है, जो हमने देखी पीछे। हेडर पार्ट में क्या है, हेडर पार्ट कैरीज द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, इसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस होता है। ट्रेलर पार्ट ये जो है इसमें क्या है, विच कैरीज एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन रिडंडेंट बिट्स, ठीक है। जो भी एरर से रिलेटेड टेक्निक्स है वो ट्रेलर पार्ट में होती हैं। और फ्लैग इज ए स्पेशल करेक्टर दैट सिग्नल द स्टार्ट और एंड ऑफ अ फ्रेम, ठीक है जी। ये ऐसे सिग्नल होते हैं, कोई वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 1 होगा या 0 होगा या कुछ और नंबर होगा, हैश होगा या डॉलर साइन होगा, कोई स्पेशल करेक्टर होगा, ठीक है, कोई भी स्पेशल करेक्टर दैट सिग्नल्स द स्टार्ट और एंड ऑफ अ फ्रेम, जो ये बताता है कि ये स्टार्ट है इसका और ये एंड है। जब वो पहुंचेगा रिसीवर के पास तो वो उसका स्टार्ट और एंड देखेगा कि पूरा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ठीक है, या वो डिफरेंट साइज में आ रहा है। फ्लैग करेक्टर इज यूजुअली स्केप करेक्टर्स, ESC स्केप को कहते हैं, जैसे आपके कीबोर्ड में स्केप है ESC, तो साथ में करेक्टर स्केप करेक्टर, ठीक है। स्केप करेक्टर ESC स्केप करेक्टर। तो आप जरा आस्की की टेबल उठाएं और इसमें से उसके स्केप करेक्टर देखें तो आपको डिफरेंट करेक्टर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे कोई स्पेशल करेक्टर होते हैं जिसको स्केप करेक्टर्स भी कहा जाता है, वो इंक्लूड कर दिए जाते हैं। हेडर पार्ट में सोर्स डेस्टिनेशन का एड्रेस होता है, यहाँ पे डेटा होगा, 8 बिट के आस्की कोड्स होंगे, कोडिंग में सिस्टम में डेटा डिफाइन किया गया होगा, और ट्रेलर पार्ट में एरर करेक्शन और रिडंडेंट बिट्स की टेक्निक्स होंगी, डिटेक्शन और करेक्शन टेक्निक यूज किए जाते हैं। तो ये हमारे पास साइक्रोनस डेटा प्रोटोकॉल का फर्स्ट प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल है करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स, वो हमने आज डिस्कस किया। और उसमें जो इसकी एग्जांपल है वो है बाइनरी साइक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। और ये उसका जो फॉर्मेट है, ठीक है जी, उसका जो फ्रेम फॉर्मेट है उसके फील्ड्स हमने डिस्कस किए। अब आते हैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल की तरफ। बिट ओरिएंटेड, अब जैसे यहाँ पे करेक्टर ओरिएंटेड था, करेक्टर यूज करते थे हम डिफरेंट, ठीक है जी, डिफरेंट करेक्टर हम यूज करते थे, कहाँ से उठाते थे, आस्की से। आस्की जो हमारे पास अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, कोडिंग सिस्टम है, उससे हम करेक्टर, डिफरेंट करेक्टर जो
इस प्रोटोकॉल से रेलिवेंट इन्फॉर्म होते थे उसको हम उठा के, जैसे फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट ऑफ हेडर पढ़ा SOH, उसके बाद हम स्टार्ट ऑफ ट्रांसमिशन होता है, एंड ऑफ ट्रांसमिशन होता है, तो इसके अपने कोड्स हैं 001, 002, 003, तो वो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप जब उसको आस्की में देखेंगे टेबल में तो आपको नज़र आएंगे वो सारे, तो वो यहाँ पे आते हैं सारे। ठीक है जी। तो ये करेक्टर से रिलेटेड था, हम इसको करेक्टर इसलिए कहते हैं, और ये ब्लॉक ऑफ डेटा पे काम कर रहा होता है, ब्लॉक ऑफ डेटा, नॉट इंडिविजुअली। सेकेंड है बिट ओरिएंटेड। अब बिट ओरिएंटेड, बिट पे डिपेंडेंट, ओरिएंटेड बिट डिपेंडेंट। Bit-oriented protocol. In a bit-oriented protocol, the data section of a frame is a sequence of bits. ठीक है, इसमें जो डेटा सेक्शन है वो सीक्वेंस ऑफ बिट्स होते हैं। यहाँ पे जो डेटा सेक्शन है वो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ करेक्टर होते हैं। यहाँ पे करेक्टर होते हैं और बिट्स में हमारे पास क्या होते हैं, बिट्स होते हैं। ये डेटा पार्ट में सारे बिट्स हैं, ये आपको बिट्स नज़र आ रहे हैं, जबकि वहाँ पे आपके पास करेक्टर होते हैं, बिट्स नहीं होते। डिफरेंट करेक्टर्स हम यूज़ करते हैं, तो ये डिफरेंस है। In a bit-oriented protocol, the data section of a frame is sequence of bits. A bit-oriented protocol uses only one special character called the flag character, which mark the beginning and end of parts of message. ठीक है, अगर बहुत सारे मैसेजेस हैं तो उसका एंड और स्टार्ट हम वही फ्लैग से डिनोट करते हैं, और उस फ्लैग में फिर अब हम क्या डालेंगे, बिट्स, एक स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स है, पैटर्न है फ्लैग के लिए, जो ये बताता है कि एंड और स्टार्ट और एंड है ये। ठीक है जी। तो हम इसमें इसकी जो फील्ड है, जो फॉर्मेट है इसकी उसकी फ्रेम की, उसमें हम ये चीज़ देखेंगे क्या होता है उसमें। मोस्ट प्रोटोकॉल यूज अ स्पेशल 8-bit पैटर्न फ्लैग, 8-bit, फर्स्ट 0, फिर 6 1s, फिर 0, ये स्पेसिफिक है। मोस्ट प्रोटोकॉल इसको यूज़ करते हैं फ्लैग में, बिट ओरिएंटेड में। ठीक है, ये बिट्स हैं सारी, वो 0 1 0 1, तो फर्स्ट पे 0 और फिर 6 1 और फिर 0 एज ए डिलीमीटर। ठीक है, ये डिलीमीटर है। तो डिलीमीटर टू डिफाइन द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द फ्रेम, और ये हमें डिफाइन करती हैं एंड, और एंड पे भी ये होगा फ्लैग में और स्टार्ट में भी ये होगा। तो ये डिफाइन करेगा कि अब हमारा पैकेट स्टार्ट हो रहा है इधर से और इधर से एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये अब क्या कह रहा है, इन ए बिट ओरिएंटेड प्रोग्राम द डेटा सेक्शन ऑफ ए फ्रेम इज a sequence of bits. A bit oriented protocol uses only one special character, ठीक है, called the flag character। 8-bit है ना, तो वन स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, वन स्पेशल कैरेक्टर, ये 8-bit का एक कैरेक्टर बनता है। तो आपको पता है कि कैरेक्टर जो हमारा है वो अब 8-bit में हम उसको डिफाइन करते हैं। तो एक स्पेशल कैरेक्टर हम उठाते हैं, फ्लैग में लगा देते हैं। ठीक है जी, और ये एज ए बिगिनर एंड एंड ऑफ फ्रेम हमें डिफाइन करता है। द बेस्ट नोन बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल आर दी ISO मेड, ISO ने उसको बनाया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल, HDLC। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है। उसकी एग्जाम्पल क्या थी, इसकी एग्जाम्पल थी BSC, बाइनरी साइक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, और इसकी एग्जांपल है HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है जी, तो ये इसकी डायग्राम है जो मैंने बताया आपको, फ्लैग है, ठीक है, फ्रेम स्ट्रक्चर है, और इसको हम फिर ये जाहिर करते हैं कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। इसको फिर बिट स्टफिंग भी कहते हैं, बिट स्टफिंग यहाँ पे लिखी भी हुई है। अगर सिंपली आप देखना चाहते हैं तो उसकी ये शक्ल है। ठीक है, अगर बिट स्टफिंग करना देखना चाहते हैं तो उसकी ये शक्ल तरीका है। इसमें कुछ एरर को डिटेक्ट करने के लिए ये मैकेनिज्म यूज़ किया जाता है। करेक्टर ओरिएंटेड में भी यही मैकेनिज्म है, वहाँ पे करेक्टर ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट, और वो क्यों करते हैं वो दूसरी कहानी है, लेकिन फ्रेम जो स्ट्रक्चर है बिट ओरिएंटेड में वो ये है। स्टार्ट में फ्लैग में वही सेम बिट्स 0 1 1 1 1 1 1 1 और फिर 0 6 आपके 1 है, और एंड और स्टार्ट और एंड पे 0 है। फिर हेडर पार्ट है, फिर सारे बिट स्ट्रीम है,
सीक्वेंस ऑफ बिट्स हैं, ट्रेलर पार्ट है और उसके बाद फिर फ्लैग में वही वैल्यू स्पेशल कैरेक्टर। तो ये आपका स्टार्ट है, ये आपका एंड है। हेडर में वही सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस, ये आपके जो है डेटा है, डेटा पार्ट है, और ये ट्रेलर पे एरर चेक किया जाता है। ये बिट स्टफिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ एडिंग वन एक्स्ट्रा जीरो वेन एवर 5 कंसेक्यूटिव वंस फॉलो अ जीरो इन द डेटा। आपको चूंकि पता है कि ये भी 0 1 0 1 0 1 है और यहाँ पे भी 0 1 0 1 0 1 है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये शक्ल सेम शक्ल यहाँ बन जाती है इस पार्ट में, ठीक है। ये शक्ल सेम यहाँ बन जाती है या ये शक्ल सेम यहाँ बन जाती है। तो क्या होता है, जब भी मैसेज रिसीव होता है रिसीवर के पास, वो देखता है कि दरमियान में यहाँ पे अगर इस तरफ है तो वो समझता है कि यहाँ पे मैसेज ख़त्म हो गया है या मैसेज में कोई एरर है, तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे पास सेम वही चीज़ आ गई, ये स्पेशल करेक्टर यहाँ बन के आ गया, जैसे ये नज़र आ रहा है 0 1 1 1 1 0, ठीक है, इस तरह। तो वो देखता है कि ये तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे मसला आ जाए। तो लेट सपोज ये ऊपर का डेटा है, ये आया अपर लेयर से कोई डेटा आया 0 0 0 1 1 1 1 1 1। तो देखें यहाँ पे भी 0 6 1 और 0 है और यहाँ पे भी 0 और 6 1 0 आ रहे हैं, तकरीबन इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा है। तो इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए कि ये डेटा है या फ्लैग है, फ्लैग वैल्यू है या डेटा वैल्यू है, इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए हम बिट स्टफिंग करते हैं, एक एक्स्ट्रा बिट डालते हैं। कहाँ पे डालते हैं? Process of adding one extra zero whenever 5 consecutive ones follow a zero in the data। आपने देखना है कि कहीं पे किसी ज़ीरो के बाद लगातार 5 1 है तो उसके बाद फ़ौरन ज़ीरो लगा दें, क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो के बाद 6 1 है। तो हम 5वीं पोजीशन पे, जैसे 5 होंगे, छठी पोजीशन पे हम ज़ीरो डाल देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नहीं रहेंगी। अगर मैं इस वैल्यू को से यहाँ की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 6 1 है और मैं गिनता हूँ 5 तक, और जैसे 5 पूरा होता है और छठा 1 आता है तो उस 1 को पीछे करके उसके दरमियान में ज़ीरो लगा देता हूँ, तो वो एक किस्म के ब्रेकअप हो जाती है। तो हम एक डमी वैल्यूज़ डालते हैं, डमी वैल्यूज़ जो डेटा पे कोई असर नहीं डालती, सिर्फ हम उसको इस फ्लैग से डिफरेंट रखना चाहते हैं। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी फ्लैग के साथ। तो हमने क्या किया कि 0, उसके बाद 1 2 3 4 5, जैसे 5 1 हमने गिने, दरमियान में हमने 0 ठोक दिया, ठीक है, और उसका जो बाकी डेटा था उससे थोड़ा आगे कर दिया। अब दरमियान में ये आ गया इनके, आपने किसी बाइनरी नंबर को चेंज नहीं करना या रिमूव नहीं करना, दरमियान में उसमें घुसा देना है उनको तोड़ के। तो मैंने यहाँ पे 5 गिन के उनके दरमियान में 0 डाल दिया और जो 1 1 उसके बाद वाले थे उनको आगे धकेल दिया। तो ये जो 2 1 हैं इनको आगे धकेल के उसके बाद सारा वही डेटा, और फिर आगे देखा कि कहीं पे ये सीन आ रहा है, तो यहाँ से जब फिर मैंने देखा 0 और फिर 1 2 3 4 5, तो ख़तरा होता है छठे का, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 ना डालूं तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे 1 आ जाए और ये सेम हो जाए एंड के साथ, इसके साथ। तो आपने पूरे बिट को गिनना है, देखना है, नज़र फेरनी है कि कहीं पे वेन एवर 5 कंसेक्यूटिव वंस आ जाएं किसी भी ज़ीरो के बाद, तो आपने फ़ौरन एक ज़ीरो पुट कर देना है। तो एक यहाँ पे आया 5 1 आए, उसमें मैंने 0 डाल दिया, ये रेड किस्म का 0 है आपके पास, यहाँ पे आ गया। उसके बाद जब मैंने दोबारा इस डेटे को देखा तो इसमें फिर 5 1 आए, मैंने दोबारा एक 0 डाल दिया, उसके बाद कोई नहीं है। अब ये डेटा दोबारा आगे जाएगा, तो एक्स्ट्रा 2 बिट्स आ गए उसमें, एक ये और एक ये जब रिसीवर के पास जाएगा फ्रेम, ये सेंडर की तरफ था। अब रिसीवर के पास जैसे ये पहुंचेगा वो इसको अनस्टफ कर देगा, ये उड़ा देगा, ये उड़ा देगा, और उसके पास अपना
डेटा आ जाएगा जो अपर लेयर से उनका पास आया था। तो ये इसको कहते हैं बिट स्टफिंग। और इस तरह करेक्ट स्टफिंग भी की जाती है। कभी कभी फ्लैग में जो करेक्टर हमने लिखा होता है स्पेशल करेक्टर, डेटा में वो स्पेशल करेक्टर आ जाता है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम एक्स्ट्रा स्पेशल करेक्टर ऐड करते हैं उस डेटा में, उसके स्टार्ट पे और एंड पे, ताकि वो उससे डिफरेंट हो जाए। ठीक है, उस डेटा में कोई भी स्पेशल करेक्टर जो फ्लैग से मुख्तलिफ हो हम डाल देते हैं। तो इससे हम करेक्टर स्टफिंग कहते हैं और इसे हम बिट स्टफिंग कहते हैं। नॉर्मली जो बिट ओरिएंटेड का फ्रेम का स्ट्रक्चर है वो ये है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था इसका, ये सिंपल सा। ठीक है, तो सेम इस तरह बिट ओरिएंटेड का भी सेम ये है, लेकिन एक बिट स्टफिंग की जाती है और वो मैंने इसलिए आपको स्टडी करवाई कि ये आपकी कहीं भी आपकी नज़रों के सामने आ सकती है और आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि ये एरर से बचने के लिए कि आपका डेटा जो जा रहा है उसमें अगर जो फ्लैग पार्ट है वो कहीं डेटा के साथ सेम ना आ जाए, इससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो आज हमने स्टडी किए डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल को, उसमें एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल क्या है, ऐसे प्रोटोकॉल जो ट्रीट करें ईच करेक्टर को इन ए बिट स्ट्रीम इंडिपेंडेंटली, उसको एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल कहा जाता है। और ऐसे प्रोटोकॉल जो टेक होल बिट स्ट्रीम एंड चॉप इट इनटू करेक्टर ऑफ इक्वल साइज, तो उसको साइक्रोनस कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसमें फिर हमने दो पढ़े, करेक्टर ओरिएंटेड, बिट ओरिएंटेड। करेक्टर ओरिएंटेड कैरेक्टर्स डेटा पार्ट में उसके करेक्टर होते हैं कंप्लीट। ठीक है, यूज ए स्पेशल करेक्टर टू इंडिकेट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ मैसेज, और यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ बिट्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये आज हमने स्टडी किए और उम्मीद है आप लोगों के लिए इजी होगा, आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपको उम्मीद है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं इसको इजी से इजी करके समझाने की और कोशिश करता हूँ। ये एक होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ये ज़रूर आप लोग इसको सॉल्व किया करें, इसको स्टडी किया करें, क्योंकि ये आपके पेपर्स में इंक्लूड होता है। जितने भी असाइनमेंट आपको मिलेंगे, होमवर्क आपको मिलेंगे, वो कंप्लीट पेपर में इंक्लूडेड हैं। व्हाट इज़ बाइनरी साइक्रोनस कम्युनिकेशन, BAC, जो मैंने पीछे एग्जांपल में आपको कराया था करेक्टर ओरिएंटेड के, एंड हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल प्रोटोकॉल ADLC। यानी BAC और ADLC क्या है, तो इन दोनों के बारे में कंप्लीट आप लोग नॉलेज गेन करें, उसको सर्च करें, नेट पे इंटरनेट पे सर्च करें, बुक्स से सर्च करें और इसके बारे में कंप्लीट अपने लिए मटेरियल जमा करें और उसको स्टडी करें, तो ये आपके पेपर में इंक्लूडेड है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी इशू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।